दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम तुगलक वंश के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खासतौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो समय है, तुगलक वंश का समय ये 1320 से 1414 तक जाता है। इसके जो संस्थापक हैं ये है गयासुद्दीन तुगलक। मूल रूप से इनका जो नाम है वो गाजी मलिक रहता है। दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम तुर्क राजवंश अगर कोई है तो वो तुगलक वंश है। इसके बाद जो है तुर्क शासन जो है हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस काल में सल्तनत का जो है चरम विस्तार और इसका जो है विघटन, ये दोनों चीज हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है निरंकुश राजतंत्र जो है वो कमजोर पड़ता हुआ और साथ ही साथ इसका जो कल्याणकारी जो स्वरूप है वो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमको धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ जो है धार्मिक कट्टरता का भी जो है दर्शन होने वाला है। कहाँ पर? तुगलक वंश के अंतर्गत। हम लोग देखें कि सबसे पहले जो गयासुद्दीन तुगलक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है क्यों फेमस हुआ? गयासुद्दीन तुगलक जो है मंगोल आक्रमण को लेकर फेमस हुआ और गयासुद्दीन तुगलक का जो समय है वो 1320 से 1325 तक जाता है। मंगोल विजय के माध्यम से जो है ये फेमस होता है। और कहा जाता है, जो समकालीन स्रोत है उसके अनुसार कहा गया है कि इनके द्वारा जो है 29 बार जो है मंगोल आक्रमण को रोका गया, मतलब मंगोलों को जो है पराजित किया गया। किनके द्वारा? गाजी मलिक के द्वारा। और उसके बाद जो है बर्नी जो है कहते हैं कि नहीं इस तरह के जो आक्रमण वो 20 बार जो है मंगोल आक्रमण की चर्चा करते हैं। और खुसरो जो अमीर खुसरो है वो 18 बार जो है मंगोल आक्रमण की चर्चा करते हैं। उसको रोकने का किसके द्वारा? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसमें से हो सकता है कि कुछ जो ये आक्रमण होंगे नाम मात्र होंगे, लेकिन समकालीन स्रोत ये इशारा करते हैं कि उनके द्वारा जो है 29 बार जो है मंगोल आक्रमण को जो है विफल किया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें कि इनका जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय गाजी मलिक को जो है ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का जो है गवर्नर या वार्डन ऑफ द मर्चेस घोषित किया और यहीं पर रहते हुए उन्होंने जो है इस मंगोल आक्रमण का सामना किया। खुसरो शाह ने जिस तरह जो है क्रूरता के साथ मुबारक खिलजी की हत्या कर जो है अलाउद्दीन के पुत्रों को समाप्त किया, इससे गाजी मलिक के साथ साथ और जो तुर्क अमीर हैं उनके अंदर जो है काफी रोष था। गाजी मलिक ने खुसरो शाह को अपदस्थ करके हटा के दिल्ली के सिंहासन पर जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। ये घटना है 1320 की। और उसके बाद जो है 8 सितंबर 1320 को जो है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से जो है सिंहासन पर बैठते हैं। उसके राज्यारोहण का सामान्यतः जो है सभी के द्वारा जो है क्या क्या स्वागत किया जाता है। ऐसा का हम लोगों ने देखा कि जो खिलजी वंश का शासन स्टार्ट होता है उस समय जो उनका स्वागत नहीं किया गया था और वो जो बहुत दिन तक राजधानी से दूर जो है किलोखरी से ही शासन चलाते हैं। चलिए, इस शासक तो बन गए, इसके बाद देखें कि इनके सामने जो है कौन कौन सी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों का सामना इनके द्वारा जो है किस तरह से किया जाता है। तो चुनौतियां व उनका जो है समाधान। सबसे पहले ये चीज है कि सिंहासन पर जो है उनका जो दावा था वो प्रत्यक्ष दावा जो है नहीं था। इसकी औपचारिक पुष्टि भी बाकी थी। तो ये एक समस्या थी उनके पास कि सिंहासन पर प्रत्यक्ष दावा नहीं था। किनका? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बाद क्या था कि जो प्रांत थे, प्रांत में विद्रोह हो रहे थे। जगह जगह जो प्रांत है वहां पर विद्रोह हो रहे थे, जैसे जो है सिंध है, गुजरात है, राजपूताना का क्षेत्र है, देवगिरी है, वारंगल है, बंगाल है, हर एक जगह पर जो है ये विद्रोह हो रहे थे। तो ये भी इनके लिए समस्या थी। साथ ही साथ सेना की जो कार्यकुशलता है, निश्चित तौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बाद से सेना की जो कार्यकुशलता है उसमें गिरावट आई थी और इसको भी बरकरार रखना जो है इनके लिए चुनौती थी। और इस चुनौती से ये कैसे निपटते हैं? ये दाग प्रथा और हुलिया प्रथा को फिर से जो है सख्ती से लागू करते हुए इस चीज को जो है बरकरार रखने का कोशिश करते हैं।
इसके साथ साथ जो है वित्तीय संकट भी इस समय उत्पन्न हो गया था। क्यों वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था? कि खुसरो शाह के द्वारा जो है धन जो है अपने समर्थकों के बीच जो है बहुत जो है ज्यादा मात्रा में बांटा गया था। तो ये भी इसके वजह से जो खजाना खाली हो गया था, तो वित्तीय संकट की स्थिति थी। और साथ ही साथ जो मध्यस्थ भूमिपति थे, मध्यस्थ भूमिपति की जो है अलाउद्दीन के समय से ही जो नाराजगी चल रही थी, उनको भी दूर करना था। इसके साथ साथ जो किसान है, किसानों का जो शासन के प्रति जो नजरिया था वो अच्छा नहीं था, मतलब किसान भी दुखी थे। तो इनका भी ध्यान रखना था, किनको? ये गाजी मलिक को। और उसके बाद जो है अमीरों में जो पद को लेके, अमीर जो थे उनमें जो है पद को लेके भी नाराजगी थे। साथ और जो है किनको पद मिलेगा, किनको पद नहीं मिलेगा, इसको लेके भी नाराजगी थी। तो ये जो है इनके सामने जो है चुनौतियां, और उस चुनौतियों का जो है सामना देखिए कैसे करते हैं। तो सिंहासन पर जो प्रत्यक्ष दावा नहीं था, इसके लिए ये क्या करते हैं कि औपचारिक पुष्टि के लिए जो है सामंतों से जो है समर्थन प्राप्त करते हैं। औपचारिक पुष्टि सामंतों से प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ उलेमा वर्ग के द्वारा भी जो है इस चीज का स्वागत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है सामंत के द्वारा और उलेमा वर्ग के द्वारा इनको सपोर्ट किए जाने से क्या होता है, उनको जो है शासन की जो वैधानिकता है वो प्राप्त हो जाती है। तो सिंहासन पर प्रत्यक्ष दावा नहीं होने का जो है इस तरह से ये जो है क्या करते हैं, इसका जो है समाधान करते हैं। और ये जो अलग अलग जगह पर विद्रोह होते हैं, वहां पर जो है वो जाते हैं, उसका दमन करते हैं। उसको हम लोग जो है अलग से देखेंगे। और सेना में हम लोगों ने देखा कि दाग और हुलिया प्रथा को जो है सख्ती से लागू करके जो है सेना की कार्यकुशलता को जो है बनाए रखने का उनके द्वारा जो है कार्य किया जाता है। साथ ही साथ जो वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसमें क्या गया कि जो खुसरो शाह है, खुसरो शाह के द्वारा जो धन बांटा गया था, खुसरो शाह के द्वारा जो धन बांटा गया तो उसको उनके द्वारा जो वापस लिया जाता है। और इसमें क्या अधिकतर लोग ने उस धन को क्या कर दिया, उस धन को वापस कर दिया। और इसी सिलसिले में इनका जो टकराव है, इनका जो विवाद है, वो किनसे हो जाता है? निजामुद्दीन औलिया से हो जाते हैं, जो दिल्ली के जो है सूफी संत रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो मनमुटाव हो चलते रहता है। जब हम लोग देखेंगे कि बंगाल अभियान से जब वो वापस लौटते हैं तो फिर से उनके पास संदेशा भिजवाते हैं उस धन को जो जमा करने का। और उसी समय जो है निजामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट है, ये पूछा जाता है कि हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, ये कहना था कि इनका निजामुद्दीन औलिया का। और वास्तव में दिल्ली उनके लिए दूर हो गई। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता, दिमाग में रखिएगा। मध्यस्थ वर्गों की जो नाराजगी थी, खासतौर से जो है खुद मुकद्दम और चौधरी, उनके नाराजगी को कैसे दूर करते हैं? जो उनसे लिया गया जो मिल्क वक्फ और जो इनाम वाली जो भूमि थी, उस भूमि को फिर से उनको जो वापस दे दिया। और साथ ही साथ उनके जो पुराने अधिकार थे तो उनको भी वापस कर दिया गया। मतलब साफ है कि अलाउद्दीन से पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाता है। किनके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। साथ ही साथ यहां पर एक चीज कहा गया इनके द्वारा कि किसानों को परेशान नहीं करेंगे। देखिए, इनके द्वारा हर एक जगह पर जो है मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग को अपनाया गया। एक तो ठीक है भाई, आपको पुराना अधिकार दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मनमानी करेंगे, वो किसानों को परेशान करें, तो तब आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इनके द्वारा जो मध्यम मार्ग है वो अपनाए जाने की जो है बात यहां पर की गई। साथ ही किसानों का जो शासन के प्रति जो नाराजगी थी, इसको दूर करने के लिए क्या किया कि करों में जो है कर की जो दर है, कर की दर में जो है कमी कर दी गई। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है 1/2 यानी कि 50% जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था, खराज, भू राजस्व, उनको घटाकर बर्नी साहब कहते हैं कि ये जो कर की जो दर है, कर के दर को लेकर हालांकि विवाद रहा है। बर्नी साहब का एक जगह कहना है ये जो दर है 1/10 से 1/11 था, ये बहुत कम है। और इतने कम में खजाने की स्थिति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बर्नी जो है दूसरे जगह कहते हैं कि कर था 1/5 और उनके ऊपर सरचार्ज था कितना? ये 1/10। मतलब कि 1/5 का मतलब हुआ कि 20%। अगर 100 रुपया टैक्स हो रहा है, ये 100 रुपया अगर कुल आमदनी है तो 20 रुपया टैक्स है। और अगर उनके ऊपर बाद में चल के सुविधाएं बढ़ती गई तो उसके ऊपर 1/10 जो और जो है उसके ऊपर उस 20% के ऊपर जो है 10% सरचार्ज लगना था। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा बेहतर दिखता है।
कि 1/5 के ऊपर 1/10 जो है सर्ज 4। तो ये हालांकि इस पे ऊपर जो है विवाद है। और साथ ही साथ नहरों का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए, और नहरों का निर्माण करवाने वाला संभवतः जो है सबसे प्रथम सुल्तान था, पहला सुल्तान था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए उसके बाद देखें कि इनकी ये जो इनके द्वारा रस्म मियानी की नीति अपनाई गई, ये बरनी साहब कहते हैं। ये रस्म मियाना जो है ये क्या था? ये मध्यम मार्ग था। और जो गयासुद्दीन तुगलक है, अगर उनका नाम हो तो उनका जो है ये रस्म मियानी के लिए आपको जो है याद रखना चाहिए। यहां से सवाल जो है पूछा जाता है। और बटाई के आधार पर देखिए किसानों को कितना सहूलियत दिया गया कि बटाई के आधार पर जो है लगान जो है ये निर्धारित किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि अगर अकाल पड़ जाता है तो अकाल के समय जो है उनको ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होती थी। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान के चलिए अगर किसी किसान का उपज जो है अगर 10 मन होता है, 10 मन अगर होता है, ये 10 मन, तो 10 मन में क्या हुआ कि उनको जो लगान देना है तो उनका देना है कितना परसेंट? उनका लगान देना है जाकर के 20%। तो 20% कितना हो गया? तो 20% जो है उनका 10 का जो 20% है, अगर आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा जा करके 2 मन लगान हो गया। मान के चलिए 2 मन ये जो है लगान हो गया 20%। ठीक है, ये जो 2 मन लगान हो गया, और अगर जो है ये 10 मन उपज होता है तब ना, और अगर जो है उपज मान के चलिए कि 1 ही मन होता है, अगर 1 मन उपज होता है तो इसका 20% कितना होगा? तो इसका 20% मात्र जो है कितना हो जाएगा? ये 8 kg जो है इसका मात्र जो है 20% ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो है बटाई के आधार पर देखा तो इसमें किसान फायदे की स्थिति में थे। तो ये भी जो है अपने आप में किसानों को राहत देने वाली बात थी। रही बात अमीरों में जो पद को लेके जो है पद वितरण को लेके जो नाराजगी थी, तो उसमें इनके द्वारा जो है यहां पर भी मध्यम मार्ग अपनाया गया कि जो वंश के आधार पर पद देने का था उसको भी जारी रखा, साथ ही साथ जो है योग्यता को, मतलब दोनों को मिलाने का जो है ये मार्ग किया गया। इसलिए जो है यहां पर भी दोनों तरह के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो है ये बरनी साहब कहते हैं कि इन सुधारों से लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे अलाउद्दीन खिलजी वापस आ गया है। ये बरनी का स्टेटमेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा कि इन सुधारों से लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है वापस आ गया है। ये बरनी साहब का कथन है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखें हम लोग जो है कि गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादारों द्वारा लगान में वसूली गई जो ठेकेदारी प्रथा है, टैक्स फार्मिंग, उस चीज को जो बड़े कड़ाई से लागू करते उसको जो है बंद करवा दिया। और साथ ही साथ जो फवाजिल की जो राशि थी वो इक्तादारों को केंद्रीय कोष में जमा करना जो है अनिवार्य कर दिया गया। और अगर इसमें अंतर 1/10 भाग का रहता था तो उसको माफ कर दिया जाता था, और अगर इससे ज्यादा अंतर होता था तो उस स्थिति में इक्तादारों को जो है सजा दी जाती थी। अब देखिए एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर मान के चलिए कि जो है इक्तादारों को जो जमीन दी गई है, ये मान के चलिए इक्तादारों को जमीन दी गई है, और इसमें से टोटल उनकी जो आय है वो 100 रुपया हुआ। ठीक है, 100 रुपया आय हो गया। और मान के चलिए इसमें से सेना का जो खर्च है, सेना का खर्च जो है उसके ऊपर जो बैठता है कितना? 50 रुपया। तो शेष जो राशि है, ये शेष राशि कितनी बच गई? शेष राशि बच गई जाकर के 50 रुपया। तो इसी राशि को फवाजी, मतलब अगर जो सरप्लस टैक्स है, जो बचा हुआ टैक्स है, उसको क्या करना है? केंद्रीय कोष में जमा कर देना है। तो बच गया टैक्स कितना? ये 50 रुपया। अब 50 रुपया का मान के चलिए 10%, 50 रुपया का 10% कितना हुआ? तो 50 रुपया का 10% हो गया जाकर करके 50, ये 5 रुपया हो गया। तो 5 रुपया अगर ये मान के चलिए 50 जमा नहीं करके अगर आप 45 जमा करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आप 40 करने लगेंगे तो उस स्थिति में आपको जो सजा दी जाएगी। तो फवाजिल की जो राशि है, जो अतिरिक्त कर है, उसको जमा कहाँ करना है? उसको जमा करना है केंद्रीय कोष में, अन्यथा जो है इक्तादारों को उसको जो है क्या की जाती थी? सजा दी जाती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि जो इनका जो है विजय अभियान देख लें। ये समस्या था, उनका समाधान उनके द्वारा किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उनका जो है विजय अभियान। तो विजय अभियान जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है, गयासुद्दीन तुगलक के सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासानी, मेवाती और दोआब के राजपूत भी उनके सेना में जो है शामिल थे। सबसे पहले वारंगल का जो है अभियान किया जाता है 1321 में। वहाँ के शासक रहते हैं प्रताप रुद्रदेव, और जौना खां, मतलब
बाद में यही जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, जिनकी उपाधि एक उलूग खां भी थी। इनके द्वारा ये अभियान किया जाता है, लेकिन ये असफल रहता है। क्यों असफल रहता है कि वारंगल दुर्ग का घेरा चल रहा था, 6 महीने से घेरा था, लेकिन इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि गयासुद्दीन तुगलक की जो है मौत हो गई है, और वो जो है वापस देवगिरी चले आते हैं। पता चलता है बाद में ये अफवाह थी, तो बाद में दोषियों को उनके द्वारा जो सजा दी जाती। वारंगल का दूसरा अभियान किया जाता है, ये 1322 में ये सफल रहता है, और वारंगल जीत कर इसको कई प्रशासनिक क्षेत्रों में जो है बांट दिया जाता है। यहाँ पर हिंदू जो अफसर थे उनको नहीं हटाया जाता है, साथ ही साथ धार्मिक स्थानों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। तो ये किनके नेतृत्व में? ये जूना खान के नेतृत्व में। जूना खान के नेतृत्व में ही एक और जो है ये जाजनगर, जिसको उड़ीसा कहते हैं, उस वहाँ 1324 में अभियान किया गया। वहाँ के शासक रहते हैं भानुदेव, और भानुदेव जो है, और अभियान कौन करते हैं? अभियान करते हैं जौना खान। कारण क्या रहता है? भानुदेव ने वारंगल का जब अभियान हो रहा था तो वहाँ के शासक को जो है मदद दी थी भानुदेव ने, इसी वजह से जो जाजनगर के शासक के ऊपर जो है अटैक किया जाता है। इस विजय का उल्लेख देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इस विजय का उल्लेख जो है राजमुंद्री अभिलेख में जो है देखने को मिलता है, जहां पर कि जो है उलूग खान को दुनिया का खान कहा गया। मतलब जो है उलूग खान या जौना खान को जो है दुनिया का खान कहा गया है। इसके बाद एक मंगोल अभियान भी होता है 1324 में, मंगोलों के आक्रमण को भी जो है विफल कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें बंगाल अभियान, जो कि बंगाल अभियान ये 1324 जो कि खुद जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक बात है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब ये बंगाल जाते हैं, उस बंगाल जाने से पूर्व उनके द्वारा क्या किया जाता है? मजलिस ए हुक्मरान, एक शासन चलाने के लिए एक जो है संगठन बनाया जाता है, मजलिस ए हुक्मरान, जिनको काउंसिल ऑफ रेजेंसी भी कहा जाता है। ये कायम किया गया, जब तक हम उधर अभियान से आते हैं तो आप शासन की देखरेख करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसके वजह से ये चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो बंगाल का शासक जो बुर्गा खां के समय है, बुर्गा खां ये जो है बलबन के पुत्र थे। बुर्गा खां के समय से ही बंगाल जो है लगभग स्वतंत्र था, और वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद, बुर्गा खां की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था उसमें उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड़ गई, और उस स्थिति में गयासुद्दीन तुगलक उसका फायदा उठाते हैं, और बंगाल को जीत कर जो है दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया जाता है। अब देखिए क्या है कि जब बंगाल अभियान से जब वापस लौट रहे होते हैं, तो उसी दौरान जो है तिरहुत का विजय किया जाता है। तिरहुत ये 1324, ये यहाँ पर कर्नाड वंश का शासन था। बंगाल विजय के वापसी के समय ये चीज़ किया गया था। ये मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है तिरहुत का क्षेत्र, इसको जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यह पहला अवसर था जब तुर्कों की सत्ता उत्तरी बिहार पर जो है विस्तृत हुई। इसके बाद जो है बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही निर्मित किया गया था, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में जोना खां द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया जाता है स्वागत के लिए। वो 23 मार्च 1325 को गयासुद्दीन तुगलक की जो है वो भवन गिर जाता, उसके दब जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में तुगलकाबाद में खुद के द्वारा बनाए गए कब्र में जो उनको दफन किया जाता है। देखिए, ये तो बात थी उनकी जो मृत्यु तक। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि उनके जो है मृत्यु को लेके जो है विवाद था कि कहीं जौना खान ने जानबूझ को नहीं मार दिया या कुछ अलग कारण था। थोड़ा सा इसको देखना, स्टेटमेंट पूछा जाता है उसको समझिए। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर जो विवाद है, बर्नी साहब का कहना है कि बिजली गिरने से जो है, बिजली जो है आकाशीय बिजली होती है, बिजली गिरने से भवन गिर गया, और इस तरह से जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। एक साहब हैं यहिया बिन अहमद सरहिंदी साहब का मानना है कि दैवी प्रकोप से जो है भवन गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। एक है मलफूजात। ये मलफूजात जो है ये सूफी साहित्य है। इसमें हमको जिक्र मिलता है कि निजामुद्दीन औलिया को जो है परेशान करने के वजह से जो है गयासुद्दीन तुगलक के साथ जो है इस तरह का जो है व्यवहार हुआ। उसके बाद जो है जौना खां का कुछ लोगों का मानना कि ये जौना खान का षड्यंत्र था। इब्न बतूता, इसामी, निजामुद्दीन, अबुल फजल और जो है बदायूनी साहब का मानना है कि ये जौना खां का षड्यंत्र था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने कम समय में गयासुद्दीन तुगलक को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर
और सपोर्ट करें ताकि आपके लिए हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।